हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। मैं हूं शंकर गोस्वामी, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करूं। जैसा कि आपको बताया गया है कि ये लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 2 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें ऐड किए गए हैं। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आपके लिए इसलिए ऐड की गई है क्योंकि इसे अगर आप न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी, इसमें 2-1 और 2-1 ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हो सकता है एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इनके आने की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज है। देखो कह रहा है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कितना ग्राम आपको दिया गया है? 12 ग्राम। ये आपका हो गया 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। और पानी का फार्मूला आपका क्या होता है? H2O। और इसका जो अमाउंट दिया गया है आपको वो दिया गया है 100 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया है? 100 ग्राम। और विलयन का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक को जनरली क्या लिखा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और जो क्वथनांक है वो लगभग दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। मैं इन रीडिंग्स को इधर लिख देता हूं, ठीक। कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट है विलयन का, वो 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब कह रहा है कि ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी जब पानी में ग्लूकोज को घोला गया तो घोलने के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट में, यानी उसका जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है उसमें वृद्धि कितनी हुई, ग्लूकोज के मोलल स्थिरांक में कितनी वृद्धि हुई, इसकी गणना यानी कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि इस सवाल को या इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। यह है डेल्टा टीबी, ठीक। टीबी बराबर क्या होता है? 1000 इंटू केबी इंटू डब्लू। अपॉन होता है कैपिटल M इंटू कैपिटल W। एक फॉर्मूला तो आपका ये निकल कर आ गया, इससे भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डेल्टा टीबी फाइंड करने के लिए अगर आप चाहें तो 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आपको देखनी है। कौन कौन सी रीडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें दी गई हैं उन्हें देखना है। स्मॉल w ये क्या है? विलेय का भार। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। और ये जो स्मॉल w है आपका लगभग दिया गया है कितना ग्राम? 12 ग्राम। यानी विलेय का भार 12 ग्राम ग्लूकोज को ही तो 100 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो ग्लूकोज आपका हो जाएगा विलेय और पानी आपका हो जाएगा विलायक। तो स्मॉल w से हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब विलेय को, और विलेय का जो भार है वो आपको दिया गया है लगभग कितना ग्राम? 12 ग्राम। दूसरी चीज क्या दी गई है इसमें वो देखिए। दूसरा आपका दिया गया है कैपिटल W, ठीक। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। ठीक। और जो विलायक का भार है आपको कितना ml दिया गया है? 100 ग्राम। देखो कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो ग्लूकोज आपका हो गया विलेय और जल आपका हो गया विलायक। तो ग्लूकोज की मात्रा यानी स्मॉल w हमारा हो गया 12 ग्राम, जबकि कैपिटल W हमारा कितना हो गया? 100 ग्राम। तो दो रीडिंग्स हमको मिल चुके हैं, स्मॉल w और कैपिटल W। अब आगे देखते हैं। जो M है वो क्या है? अणुभार। M क्या है? अणुभार। अब अणुभार में भी किसका अणुभार है? विलेय का अणुभार। किसका अणुभार है? विलेय का अणुभार। और जो ग्लूकोज का अणुभार है वो होता है 180। कितना होता है ग्लूकोज का अणुभार?
180, यानी कैपिटल डब्ल्यू भी हमको मिल गया। देखो तीन चीजें मिल गई, कैपिटल डब्ल्यू मिल गया, कैपिटल एम मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया। अब हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज निकाली है जिसको बोलते हैं टीबी, या फिर ये जो हमारा दिया हुआ है केबी, बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग कांस्टेंट फाइंड करते हैं। बॉइलिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किससे? देखो यहां जो हमारा डेल्टा टीबी दिया हुआ है, टीबी माइनस क्या होता है? डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? टी एस माइनस टी वो। डेल्टा जो टीबी है वो होता है टी एस माइनस टी वो। तो आपको ये देखना है कि जो टी एस का मान दिया है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया है 100.34, ये होता है 100। तो जब आप 100.34 को 100 से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। कितना मिल जाएगा? 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी रीडिंग्स आपको मिल गई। अब हमारा बच रहा है क्या? केबी। क्या बच रहा है? केबी। और वही केबी हमको फाइंड करना है। इसमें मैं कहाँ लिख दूं? यहां ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? हमको क्या फाइंड करना है? केबी। ठीक, तो ये सारी रीडिंग्स एक बार आप फिर देख लीजिए। स्मॉल डब्ल्यू बिलेय का भार है जो कि 12 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू ब्लैक का भार है जो कि 100 ग्राम है, एम क्या है? अणुभार ग्लूकोज का अणुभार 180 है, और टीबी बराबर क्या होता है? टी एस माइनस टी वो। ठीक है, तो टी एस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है 100.34, और ये दूसरा वाला आपका होता है 100। तो 100 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। और केबी हमको कैलकुलेट करना है। तो केबी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? केबी को यहां ले आऊंगा। ठीक, क्योंकि ये हमें निकालना है बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक, अब टीबी हमारा कितना? हाँ, ये टीबी इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 0.34 इंटू 180 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 अपान 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12। और जब आप केबी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग मिल जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलर। कितना मिल जाएगा? 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलर। अगर आपको इस बात का डाउट लग रहा हो कि ये सवाल मैंने कैसे सॉल्व किया, तो देखो एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है? टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, जहां पर आपका जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है? विलेय का भार जो कि 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एम क्या है? विलेय का अणुभार जो कि ग्लूकोज का अणुभार आपको 180 दिया हुआ है। आप निकाल भी सकते हैं इसको। स्मॉल डब्ल्यू या फिर सॉरी कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार, और विलायक का भार आपको कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। अब हमको केबी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? केबी। तो मैंने ये केबी के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि यही कैलकुलेट करना है। और टीबी बराबर क्या होता है? टीएस माइनस टी वो। तो टीबी यानी टीएस टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है आपको दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस टी वो यानी 100, उससे माइनस करेंगे तो आएगा 0.34। जब इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब देखो ये किस फॉर्मूले पे पुट किया गया है। अगर आप चाहें तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी यहां लिख सकता हूं इसको। 0.34 यानी ये दिया गया है आपका डेल्टा टीवी। केबी निकालने का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आपका?
1000 इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल w। इस फॉर्मूले का उपयोग किया है मैंने। दोनों फॉर्मूले अगर आप चाहें तो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला हमारा ये है, लेकिन इसमें जब हमें टीबी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है केबी कैलकुलेट करने के लिए, यानी बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो केबी वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे तो डेल्टा टीबी का मान यहाँ पर कितना मिला है हमको 0.34 डिग्री सेल्सियस, मैंने ये प्रूव कर दिया। कैपिटल एम हमको कितना मिला है 180 मिल गया। कैपिटल डब्ल्यू हमको क्या मिला है 100 रख दिया, 1000 रख दिया, और फिर स्मॉल डब्ल्यू का मान मिला है हमको मिला है 12 ग्राम, उसको 12 ग्राम मैंने पुट कर दिया। और जब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 अंक हैं, तो अगर आप चाहो 2 जीरो बढ़ाओ, उसके बाद उसको काटो, फिर 0 से 0, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं करके दिखा सकता हूँ बोर्ड पे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। सो आप इसे गाइस एक मिनट में नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये पहला न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर मतलब नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7.5 ग्राम 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई कमी हुई। करेक्ट, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जिसको बोलते हैं KF की वैल्यू आपको दी हुई है 1.86 डिग्री सेल्सियस। इसका भी सीधा सा फॉर्मूला अणुभार निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है M इक्वल टू क्या लिखते हैं 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ठीक, ये फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, जहां से आप अणुभार निकाल सकते हैं। अब इसमें जो रीडिंग्स दी गई हैं मेनली उनको देख लिया जाए। स्मॉल w आपका क्या है विलेय का भार। स्मॉल w क्या है विलेय का भार, जो कि आपको दिया गया है 7.5 ग्राम। देखो स्मॉल w क्या है विलेय का भार, जो कि आपको दिया गया है 7.5 ग्राम। कैपिटल W क्या है विलायक का भार। कैपिटल W क्या है विलायक का भार, जो कि आपको दिया गया है 75 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया है 75 ग्राम। उसके बाद TF आपको दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एक और चीज इसमें KF का मान यानी मोलल अवनमन स्थिरांक KF आपको दिया गया है लगभग KF ये दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले पर सारी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। M इक्वल टू क्या लिखूंगा 1000 इंटू KF कितना दिया है 1.86। कितना दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस इंटू स्मॉल w कितना दिया हुआ है 7.5 ग्राम। फिर TF आपको दिया गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस और कैपिटल W का मान आपको दिया गया है 75 ग्राम। कितना दिया गया है 75 ग्राम। अब इजीली इसको हल करने के लिए अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 जीरो बढ़ाइए, दोनों का दशमलव खत्म हो जाएगा। जब आप m की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 155 यानी 155 ग्राम प्रति मोल। कितना आ जाएगा 155 ग्राम प्रति मोल। थोड़ा एडिट कर दियो है, हाँ लगभग तो होएगा, दोनों न्यूमेरिकल होएगा। अब 2 और बताए दी बस। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कह रहा है
विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन से ऊपर तो रखा गया है, किंतु यह वायु यानी ऑक्सीजन और जल में अस्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल यानी हॉट वाटर और जलवायु के साथ उच्च ताप पर हाईएस्ट टेम्परेचर पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी जो क्रिया है वो स्लो रेट से होती है। यही कारण है कि वायु और जल में यह अस्थायी है। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई जाती है इस तरीके से एक, उसमें कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम कहाँ रखा गया है? हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। अब कह रहा है कि ऊपर, किंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। एल्यूमिनियम को कह रहा है कि यह वायु और जल में अस्थायी है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, परंतु यह वायु और जल में अस्थायी है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्शन करता है। पहली बात तो उसका गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। उसके बाद जलवायु, जलवाष्प या जलवायु, इसके साथ भी उच्च ताप पर रिएक्शन करता है। और साधारण ताप की अगर बात करें तो जल के साथ इसकी क्रिया जो है वो स्लो रेट से होती है, और स्लो रेट से होने के कारण ही ये क्या होता है, जल में भी अस्थायी होता है। इसके बाद क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग नीला धीरे धीरे गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट, इसका क्या होता है, CuSO4, किसकी छड़ आप डाल रहे हैं, जिंक की, बनेगा क्या, आपका बनेगा जिंक सल्फेट, और यहां पर कॉपर हो जाएगा विस्थापित, यानी जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित। अब जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो होता है नीला, ठीक, और जब जिंक इसको विस्थापित करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट, और अब जब कॉपर विस्थापित हो जाएगा तो इसका जो रंग है कॉपर Cu2+ आयन का जो रंग नीला होता है, तो जब ये विस्थापित हो जाएगा तो धीरे धीरे जो विलयन में कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर है। जिंक धातु कॉपर से ऊपर, इसका मतलब क्या है कि जिंक धातु कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, और जो अधिक अपक्रियाशील होगा वो कम अपक्रियाशील को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देगा। यही कारण है कि कॉपर को उसके लवण विलयन में अर्थात यानी कॉपर सल्फेट में से विस्थापित कर देता है, और विस्थापित कर देने के कारण क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट बनने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जो नीला कलर है वो गायब हो जाता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।